Friends, this is another session of electromagnetic field theory in which we will study about energy stored in an inductor. दोस्तों, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का ये हमारा अगला सेशन है जिसमें हम प्रेरकत्व में संग्रहित ऊर्जा का अध्ययन करेंगे. In this session, we will discuss about energy stored in an inductor, energy stored in magnetic field, and the magnetic energy stored in a series of inductors. तो हम हमारे इस लेक्चर में प्रेरकत्व में संग्रहित ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा तथा यदि कई प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उस अवस्था में उसमें जो चुंबकीय ऊर्जा संग्रहित होगी उसके बारे में अध्ययन करेंगे. So first of all, energy stored in an inductor. तो सबसे पहले प्रेरकत्व में संग्रहित ऊर्जा. अब यहां पर हमने एक सर्किट दिखाया है जिसमें एक इंडक्टर या प्रेरकत्व, हियर वी हैव अ रजिस्टर आर, ए बैटरी एंड अ की. तो इस परिपथ में एक प्रेरकत्व कुंडली जिसका स्व प्रेरकत्व गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L है, एक प्रतिरोध जिसकी प्रतिरोधकता कैपिटल R है, एक बैटरी तथा एक कुंजी जुड़े हैं. Let an inductor L and a resistor R is connected in series with a battery having EMF E and a key K. तो हम एक ऐसे परिपथ पर विचार करते हैं जिसमें एक प्रेरकत्व L, एक प्रतिरोध R, एक बैटरी जिसका विद्युतवाहक बल E है तथा एक कुंजी जुड़े हैं. Since the self inductance of coil opposes any change in the circuit, चूंकि कुंडली का स्वप्रेरकत्व परिपथ में होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, so if current I is increasing in the circuit, then it will try to decrease this current. इसलिए यदि परिपथ में धारा I का मान बढ़ता है तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व इस धारा में वृद्धि का विरोध करेगा, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस सर्किट में कोई भी चेंज होता है या कोई भी परिवर्तन होता है उसका अपोज करता है, उसका विरोध करता है. Therefore, to overcome the induced EMF in the circuit, the net work must be done. अब क्योंकि स्वप्रेरकत्व परिपथ में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है और परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे ही आप कुंजी को प्रेस करोगे, की को प्रेस करोगे, करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होने लगेगी तो धारा का मान बढ़ने लगेगा. तो यहां पर एक बैक ईएमएफ या विरोधी विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है. तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है सर्किट में, परिपथ में जो
प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो इस प्रकार होगा कि अब हमें कार्य करना पड़ेगा। टू ओवरकम द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट द वर्क मस्ट बी डन। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो परिपथ में उत्पन्न हो रहा है उसको एडजस्ट करने के लिए या कम करने के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा। This work done is stored in the form of energy in the system। यह किया गया कार्य परिपथ या निकाय में ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम से या कार्य ऊर्जा प्रमेय से कार्य ही हमारा ऊर्जा होता है। तो जो हम वर्क करेंगे, जो कार्य करेंगे, वो कार्य हमारा ऊर्जा के रूप में संग्रहित होगा। वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम। लेट EL बी द बैक EMF अक्रॉस द कॉइल। तो ये हमारे कॉइल या कुंडली है। इस कुंडली में स्व प्रेरकत्व के कारण एक विरोधी विद्युत वाहक बल या बैक EMF डेवलप होगा। सो माना कुंडली के अनुदिश पश्च विद्युत वाहक बल EL है। सो बैक EMF हमने EL कंसिडर किया है। अब इस सर्किट में अगर हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो क्या होगा? This is our given circuit. Let current I is flowing through this circuit. माना इस परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस या प्रतिरोध के अनुदेश अगर हम वोल्टेज लें, वोल्टता निकालें, IR होगा। एंड इंडक्टर के अक्रॉस या प्रेरकत्व के अनुदेश अगर आप EMF लोगे, विद्युत वाहक बल लोगे, तो वो आएगा EL इज इक्वल टू L di/dt। तो अगर इस सर्किट में हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करें तो क्या होगा? तो यदि इस परिपथ में किरचॉफ का वोल्टता नियम लागू किया जाए तो by applying Kirchhoff voltage law in the given circuit, अब ये जो हमारा लूप है हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और करंट भी हमारी इसी डायरेक्शन में मूव हो रही है। अब ये EMF E और इसके अक्रॉस EMF या विद्युत वाहक बल EL एंड EL होता है L di/dt। अब E इस डायरेक्शन में है और EL हमारा इस डायरेक्शन में है, तो क्योंकि E एंड EL अपोजिट डायरेक्शन में है, सो E माइनस EL इज इक्वल टू IR। सो E माइनस EL इज इक्वल टू IR। अब EL क्या होता है? L di/dt। तो EL की जगह L di/dt पुट करो, so E minus L di/dt is equal to IR। अब हम क्या करते हैं? इस L di/dt को राइट में ट्रांसफर कर दो। तो जैसे ही L di/dt को राइट में ट्रांसफर करोगे, so E is equal to IR plus L di/dt। If dq charge is given to the circuit, then the work done। यदि परिपथ को dq आवेश दिया जाता है तो किया गया कार्य dw is equal to EI dt।
अब E की वैल्यू IR प्लस L डी बाई डी टी है, तो ये E की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं और आई डी टी ऑलरेडी यहां पर है, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी इंटू आई डी टी। सो आई डी टी को आई आर से भी मल्टीप्लाई करोगे एंड एल डी आई बाई डी टी से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो इफ वी मल्टीप्लाई आई डी टी विथ आई आर, तो आई एंड आई स्क्वायर हो जाएगा, सो आई स्क्वायर आर डी टी, और एल डी आई बाई डी टी से अगर आई डी टी को मल्टीप्लाई करते हैं तो डी टी से डी टी कैंसिल आ जाएगा, सो एल आई डी आई, इट मीन्स डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी प्लस एल आई डी आई। नाउ टोटल वर्क डन निकालना है, कुल किए गए कार्य का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो वर्क है जो dt टाइम में किया गया है, जिस ड्यूरेशन में चार्ज या आवेश dq प्रवाहित होता है या परिपथ में धारा का मान di परिवर्तित हो रहा है, उस अवस्था में किया गया कार्य dw है। तो टोटल वर्क डन निकालना है, तो कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं, पूरे चक्र की बात करते हैं। तो एक चक्र में या एक साइकिल में टाइम हमारा 0 से कैपिटल T तक चेंज होगा एंड करंट 0 से मैक्सिमम तक चेंज होगी। अगर मैक्सिमम करंट हम I0 लें, यदि अधिकतम धारा I0 हो तो कार्य W हो जाएगा। सो टोटल वर्क डन इन ए कंप्लीट साइकिल, पूरे चक्र में किया गया संपूर्ण कार्य W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू T dW एंड dW की वैल्यू I स्क्वायर R dt प्लस एल आई डी आई। तो हमको T की लिमिट भी चाहिएगी और I की लिमिट भी चाहिएगी। सो टाइम मैंने कहा है एक साइकिल के अंदर 0 से T टाइम होगा एंड करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम तक पहुंचेगी। सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू T I स्क्वायर R dt प्लस इंटीग्रेशन 0 टू I0 एल आई डी आई। सो यहां पर ये T की लिमिट है और यहां पर ये करंट I की लिमिट है। सो 1 का इंटीग्रेशन T के रेस्पेक्ट में T हो जाएगा एंड लिमिट आप 0 से T पुट करोगे, सो ये फैक्टर हमारा बन जाएगा I स्क्वायर R कैपिटल T एंड यहां पर I का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू I, तो I का इंटीग्रेशन हो जाएगा I स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट है 0 टू I0। इसका मतलब ये फैक्टर हमारा चेंज होकर आ जाएगा हाफ L I0 स्क्वायर। सो द टोटल वर्क डन इन ए कंप्लीट साइकिल, एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य W इज इक्वल टू I स्क्वायर R T प्लस हाफ L I0 स्क्वायर। तो ये हमारा एक पूरे चक्र में किया गया कार्य है। दिस इज द वर्क डन इन ए कंप्लीट साइकिल। नाउ ये फॉर्मूला अभी हमने निकाला है एंड रेजिस्टेंस क्या करता है, एनर्जी को स्टोर नहीं करता है। प्रतिरोध ऊर्जा का
संग्रहण नहीं करता है। अगर रेजिस्टेंस में से या प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित होती है तो रेजिस्टेंस करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, धारा का विरोध करता है, धारा को रोकता है। तो ये क्या करता है, गर्म हो जाता है। तो ये जो एनर्जी है ये हमारी एनर्जी स्टोर नहीं होगी, ये ऊर्जा संग्रहित नहीं होगी। ये जो एनर्जी है ये हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होगा। तो प्रतिरोध के अनुदेश जो ऊर्जा का ह्रास होता है और द एनर्जी लॉस्ट अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज I square RT and this energy loss is in the form of heat। इसका मतलब जो इंडक्टर है, जो प्रेरकत्व है, उस प्रेरकत्व में संग्रहित ऊर्जा का अधिकतम मान हाफ L I naught स्क्वायर होगा। So this will be the maximum amount of energy stored in inductor। Here I square RT represents the loss of energy through the resistor R in the form of heat। I square RT प्रतिरोध R के अनुदेश ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय दर्शाता है। It means maximum amount of energy stored in the inductor। अतः प्रेरकत्व में संग्रहित अधिकतम ऊर्जा की मात्रा U is equal to हाफ L I naught स्क्वायर। तो जो इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी हाफ L I naught स्क्वायर। सो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। अब इस फॉर्मूले से क्लियर है कि U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो कॉइल का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक L जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। U also depends on the maximum amount of current passing through the inductor। तो प्रेरकत्व में संग्रहित ऊर्जा का मान इस बात पर भी निर्भर करेगा कि प्रेरकत्व में प्रवाहित ऊर्जा का अधिकतम मान कितना है। सो U is directly proportional to L and U is directly proportional to I naught। Now energy stored in magnetic field, चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा। अब ये वाला फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, U is equal to हाफ L I naught स्क्वायर। Since the self inductance of a long solenoid, किसी लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व L is equal to म्यू नॉट N स्क्वायर L A। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमने हमारे लास्ट सेशन में डिराइव किया था। सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड या किसी लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व L is equal to म्यू नॉट N स्क्वायर L A होता है। Here N is
द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल m प्रति एकक लंबाई में घेरों की संख्या है, l लेंथ ऑफ सोलेनोइड परिनालिका की लंबाई, कैपिटल A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनोइड परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, एंड सोलेनोइड के अंदर अगर कोई मीडियम नहीं है, सोलेनोइड या परिनालिका क्या है, एक सिलिंड्रिकल रॉड हमने ली है, उस सिलिंड्रिकल रॉड या बेलनाकार छड़ पर अगर हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड कर दें कॉइल की फॉर्म में, तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसको हमने सोलेनोइड कहा था। तो यदि किसी बेलनाकार छड़ पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर एक कुंडली बनाई जाए तो यह व्यवस्था परिनालिका कहलाती है। अब अगर रॉड के अंदर कोई भी मीडियम नहीं है, छड़ में कोई भी माध्यम नहीं है, इसका मतलब निर्वात है, एंड निर्वात या वैक्यूम की जो परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम या निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट है। सो एल की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ऑल्सो द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट इनसाइड ए करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनोइड, किसी धारावाही कुंडली या परिनालिका के भीतर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट। तो कॉइल में से करंट आई नॉट फ्लो हो रही है, कुंडली में से प्रवाहित धारा आई नॉट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कुंडली या परिनालिका के प्रति एकक लंबाई में घेरों की संख्या स्मॉल n है, एंड म्यू जीरो भी बताया था परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम निर्वात की चुंबकशीलता। तो B की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो B की वैल्यू है यहां से I निकालो, तो अगर I नॉट की वैल्यू हम यहां से निकालें, सो I नॉट इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट n। तो I नॉट हमारे पास में ये आ गया है, L हमारे पास में ये है। सो I नॉट एंड L इन दोनों की वैल्यूज को आप यहां पर पुट करो, सो U आएगा हाफ म्यू नॉट n स्क्वायर L A, एंड I नॉट हमारा ये रख दिया है, सो B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट n होल स्क्वायर। नाउ अगर इस होल स्क्वायर को ओपन करोगे, सो B स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। तो अब ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर हम कैंसिल कर देते हैं, यहां पर म्यू नॉट है और इधर म्यू नॉट स्क्वायर होगा, तो अगर कैंसिल करोगे तो डिनोमिनेटर में या हर में एक म्यू नॉट बच जाएगा। सो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा U इज इक्वल टू हाफ B स्क्वायर L A डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। सो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा का मान होगा U इज इक्वल टू 1/2 B स्क्वायर L A डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। नाउ वॉल्यूम ऑफ सोलेनोइड V इज इक्वल टू L इंटू A।
परिनालिका का आयतन कैपिटल V इज इक्वल टू L इंटू कैपिटल A, क्योंकि लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, लंबाई इंटू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल परिनालिका का आयतन होगा। सो ये L इंटू A कैपिटल V पुट करेंगे, सो U की वैल्यू आएगी B स्क्वायर कैपिटल V डिवाइडेड बाय ट्वाइस म्यू नॉट। ये ध्यान रखना कि ये V हमारा वॉल्यूम या आयतन है, पोटेंशियल या विभव नहीं है। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू हमको मिल गई है। अगर इस एनर्जी या ऊर्जा को वॉल्यूम या आयतन से भाग दें तो हमको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मिलेगा। सो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम या एकक आयतन में संग्रहित ऊर्जा। एंड पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करते हो तो हमको डेंसिटी या घनत्व मिलता है। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम या ऊर्जा अपॉन आयतन आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी या ऊर्जा घनत्व। सो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम एकक आयतन में संग्रहित ऊर्जा और एनर्जी डेंसिटी ऑफ सोलेनोइड परिनालिका का ऊर्जा घनत्व स्मॉल u से इंडिकेट करते हैं। सो u इज इक्वल टू कैपिटल U डिवाइडेड बाय कैपिटल V। तो ये जो फॉर्मूला आया है इसमें हम V से डिवाइड करते हैं तो ये V हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो एनर्जी डेंसिटी या U की वैल्यू हमको मिलेगी B स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस म्यू नॉट। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम एकक आयतन में संग्रहित ऊर्जा और एनर्जी डेंसिटी ऑफ सोलेनोइड परिनालिका का ऊर्जा घनत्व। एंड दिस फॉर्मूला is valid for all types of current carrying inductors, not only for solenoid। तो ये जो हमारा सूत्र है ये सभी प्रकार की धारावाही प्रेरकत्व के लिए लागू होता है, यहां केवल परिनालिका के लिए लागू हो ऐसा नहीं है। तो अगर कोई भी कॉइल है, कोई भी कुंडली है या इंडक्टर या प्रेरकत्व है, तो अगर इंडक्टर या कॉइल में से करंट पास हो रही है तो उस केस में एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू B स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस म्यू नॉट होगी। नाउ मैग्नेटिक एनर्जी is stored in a series of inductors। तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रेरकत्वों में संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा। तो अगर कई इंडक्टर्स या कई प्रेरकत्व सीरीज या श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उस केस में जो मैग्नेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी जो इंडक्टर में स्टोर हो रही है उसका फॉर्मूला क्या होगा वो अब हमको निकालना है। फॉर इट वी कंसिडर ए सर्किट इन विच ए नंबर ऑफ कॉइल्स और इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसके लिए हम एक ऐसे परिपथ पर विचार करते हैं जिसमें कई कुंडलियां या प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में जुड़े हों।
तो हम एक ऐसे परिपथ पर विचार करते हैं जिसमें कई कुंडलियां या प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। लेट इनिशियली द करंट्स इन ईच सर्किट will be 0 and at t equals to capital T all the circuits will attain their equilibrium position। अब यहां पर सर्किट का मतलब पर्टिकुलर इंडक्टर है। तो t इक्वल टू 0 पर या इनिशियल टाइम पर करंट की वैल्यू हर इंडक्टर में 0 है एंड t इक्वल टू कैपिटल T टाइम पर सभी की इक्विलिब्रियम पोजीशन या साम्यावस्था आ जाती है। लेट एट टाइम t द करंट इन kth सर्किट बी I K, स्मॉल आई इंडिकेट किया हमने, एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सर्किट बी फाई के। माना t समय पर केवे परिपथ में प्रवाहित धारा का मान आई के है तथा इस केवे परिपथ में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई के है। तो टी टाइम पर के सर्किट में जो करंट पास हो रही है वो आई के है एंड इस केस में जो इस सर्किट में से फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू फाई के है। इफ कैपिटल आई के एंड कैपिटल फाई के बी द फाइनल करंट एंड फाइनल फ्लक्स रेस्पेक्टिवली। टी टाइम पर करंट के सर्किट में से आई के पास हो रही थी और फ्लक्स हमारा स्मॉल फाई के था। अब जो फाइनल करंट है या अंतिम धारा है जो इस सर्किट में से पास हो रही है उसकी वैल्यू कैपिटल आई की हमने मानी है और इस सर्किट में से जो फ्लक्स पास हो रहा है, जो फ्लक्स गुजर रहा है उसका अंतिम मान कैपिटल फाई के है। तो यदि अंतिम धारा तथा अंतिम फ्लक्स के मान जो केवे परिपथ में से गुजरते हैं उनके मान क्रमशः आई के तथा फाई के हो तो स्मॉल आई के इज इक्वल टू अल्फा कैपिटल आई के एंड स्मॉल फाई के इज इक्वल टू अल्फा इंटू कैपिटल फाई के। तो आई के की वैल्यू ये एंड फाई के की वैल्यू हमारी ये है। अब ये जो अल्फा है ये अल्फा एक्चुअल में कांस्टेंट है, नियतांक है। सो हियर अल्फा इज एनी फ्रैक्शन। नाउ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन kth सर्किट, माना केवे परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल E के इज इक्वल टू डी फाई के बाई डी टी, क्योंकि फैराडे लॉ से E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है एंड kth सर्किट या केवे परिपथ की बात हम कर रहे हैं इसलिए यहां पर हमने सबस्क्रिप्ट के लगा दिया है। सो E के इज इक्वल टू डी फाई के डिवाइडेड बाय डी टी, बट स्मॉल फाई के इज इक्वल टू अल्फा इंटू कैपिटल फाई के। तो फाई के की ये वैल्यू आप यहां पर पुट करो
सो इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें मिलेगा d/dt ऑफ अल्फा फाई के। नाउ ये कैपिटल फाई के फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू है या फाइनल वैल्यू है। फ्लक्स का अंतिम मान हमने कैपिटल फाई के माना है, तो फाइनल वैल्यू जो है वो हमारी कांस्टेंट होगी, जबकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू या तत्क्षणिक मान परिवर्तित होता है। तो क्योंकि कैपिटल फाई के कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन से हमने बाहर ले लिया है। सो ई के की वैल्यू आ गई है कैपिटल फाई के डी अल्फा बाई डी टी। नाउ द टोटल वर्क डन बाय द अप्लाइड सोर्स फॉर kth सर्किट। अब आरोपित स्रोत द्वारा केवे परिपथ के लिए किया गया कुल कार्य डब्ल्यू के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t ई के आई के डी टी। क्योंकि अभी हमने लिया था W इज इक्वल टू ई आई डी टी। अब टोटल वर्क निकाल रहे हैं हम, तो हमने क्या किया है 0 से t रेंज के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। तो केवे परिपथ का कुल कार्य आएगा W के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t ई के आई के डी टी। ई के की वैल्यू हमारे पास में ये है एंड आई के अल्फा इंटू कैपिटल आई के है, तो स्मॉल आई के की जगह हम ये रखेंगे एंड स्मॉल ई के की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आप यहां पर पुट कर दो। सो वर्क डन आएगा 0 to t फाई के डी अल्फा बाई डी टी इंटू अल्फा आई के डी टी। अब डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, ये फाई के हमारा कांस्टेंट है एंड आई के था फाइनल करंट इन kth सर्किट। केवे परिपथ में अंतिम धारा का मान कैपिटल आई के था, तो आई के भी हमारा कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन से हम ये फाई के भी बाहर निकाल लेते हैं एंड आई के भी बाहर निकाल लेते हैं। सो डब्ल्यू के हमको मिलेगा आई के फाई के इंटीग्रेशन 0 to 1 अल्फा डी अल्फा। क्योंकि ये जो लिमिट थी ये हमारे टी की लिमिट थी और यहां पर हमको अल्फा की लिमिट चाहिए एंड अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। सो लिमिट हमारी 0 to 1 हो गई है बिकॉज अल्फा इज लाइन बिटवीन 0 and 1। चूंकि अल्फा 0 and 1 के बीच में होता है। अब अल्फा का इंटीग्रेशन अल्फा के रेस्पेक्ट में करोगे तो अल्फा स्क्वायर बाई 2 आएगा और लिमिट अल्फा की 0 से 1 है, तो ये फैक्टर हमारा हो जाएगा 1/2। सो डब्ल्यू के इज इक्वल टू हाफ आई के फाई के। सो टोटल वर्क डन बाय द अप्लाइड सोर्स फॉर kth सर्किट। आरोपित स्रोत द्वारा केवे परिपथ के लिए किया गया कुल कार्य 1/2 आई के फाई के होगा। By adding all the kth circuit, the total work done। सभी के परिपथ जोड़ने पर कुल किया गया कार्य W इज इक्वल टू हाफ सिग्मा के आई के फाई के। यहां पर हमने
डिस्क्रीट सर्किट माने हैं, विविक्त परिपथ माने हैं। तो इस टाइप से नंबर ऑफ इंडक्टर हमारे पास में है, कई प्रेरकत्व हमारे पास में है। हर इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा और सभी की एनर्जी हम ऐड करते हैं तो कुल ऊर्जा या कुल कार्य की वैल्यू आ जाएगी अगर हम इन सबको जोड़ दें तो। सो W इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा के आई के फाई के। Since magnetic energy depends on self as well as mutual inductance, चूंकि चुंबकीय ऊर्जा का मान स्व प्रेरकत्व के साथ में अन्योन्य प्रेरकत्व पर भी निर्भर करता है, चूंकि चुंबकीय ऊर्जा का मान स्व प्रेरण के साथ में अन्योन्य प्रेरण पर भी निर्भर करता है। अगर एक ही कॉइल थी, एक ही कुंडली है, तो उस केस में केवल हमारे पास में सेल्फ इंडक्टेंस होगा, केवल स्व प्रेरकत्व होगा। अब अगर एक की जगह दो कॉइल आ जाती है, दोनों का स्व प्रेरकत्व होगा और एक का फ्लक्स दूसरे के अंदर इंड्यूस होगा, एक का फ्लक्स दूसरे के अंदर प्रेरित होगा। इसलिए यहां पर हम म्यूचुअल इंडक्शन की भी बात करेंगे, अन्योन्य प्रेरण की भी बात करेंगे। क्योंकि कॉइल हमारी एक से ज्यादा है, कुंडलियां एक से अधिक हैं, तो इस केस में मैग्नेटिक एनर्जी या चुंबकीय ऊर्जा जो होगी कुंडली के स्व प्रेरकत्व पर निर्भर करेगी और साथ में अन्योन्य प्रेरकत्व पर भी निर्भर करेगी। टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ kth सर्किट, इसलिए केवे परिपथ से संबद्ध कुल फ्लक्स फाई के इज इक्वल टू, फाई हमारा एल आई होता है एंड फाई इज इक्वल टू एम आई बी होता है। तो फाई इक्वल टू एल आई ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन या स्व प्रेरण के कारण, एंड फाई इक्वल टू एम आई ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन्य प्रेरण के कारण। तो केवे परिपथ का कुल फ्लक्स या केवे परिपथ से संबद्ध कुल फ्लक्स फाई के इज इक्वल टू एल के आई के प्लस सिग्मा जे इज नॉट इक्वल टू के एम के जे आई जे। अब यहां पर जे इज नॉट इक्वल टू के हमने लिया है क्योंकि कोई भी कुंडली या कोई भी कॉइल अपने खुद के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन नहीं कर सकती है। अन्योन्य प्रेरण के लिए हमें दूसरी कुंडली की आवश्यकता होगी, इसलिए दोनों के एंड जे की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। Here MKJ is the mutual inductance between kth and all the jth coils। यहां MKJ केवी कुंडली तथा सभी जेवी कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण है। तो जे अगर 1 है तो 1 और के के बीच में, J2 है तो 2 एंड के बीच में, J3 है तो 3 एंड के बीच में। इस तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। अब W की वैल्यू हमने हाफ सिग्मा के आई के फाई के निकाली थी एंड फाई के हमने कहा है ये होता है, तो ये फाई के की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो तो टोटल वर्क डन या कुल कार्य आ जाएगा। W इज इक्वल टू हाफ यहां पर था एज इट इज रख दिया है, सिग्मा के ये है तो एज इट इज लिख दिया है,
अब ये आई के इधर आ रहा है एल के आई के, तो इसको अगर आई के से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एल के आई के स्क्वायर प्लस 1/2 वापस सिग्मा जे इज नॉट इक्वल टू के। अब 2 बार लिखो, ये 1 बार लिखो, दोनों चलेगा। तो चाहो तो आप सिग्मा के सिग्मा जे जे इज नॉट इक्वल टू के इस टाइप से लिख सकते हो, या फिर मैंने डायरेक्ट यहां पर सिग्मा जे इज नॉट इक्वल टू के लिख दिया है। एम के जे ये वाला, आई जे ये, और आई के यहां से। सो डब्ल्यू की वैल्यू हमको ये मिलेगी। अब अगर नंबर ऑफ कॉइल्स की जगह केवल 2 कॉइल हैं, यदि हमारे पास में कई कुंडलियों के स्थान पर केवल 2 कुंडलियां हों, जैसे कि ट्रांसफार्मर में होता है, तो एक हमारी प्राथमिक कुंडली होती है और एक द्वितीयक कुंडली होती है। सो फॉर 2 कपल्ड सर्किट्स 1 and 2, 2 युग्मित परिपथ 1 तथा 2 के लिए दिस वर्क डन और मैग्नेटिक एनर्जी इज, तो 2 युग्मित परिपथ 1 तथा 2 के लिए यहां किया गया कार्य या चुंबकीय ऊर्जा, अब ये क्या होगा, पहले के की जगह हम 1 रखते हैं, फिर के की जगह हम 2 रखते हैं, और यहां पर हमने के और जे की बात की है, तो जे आपका 1 होगा तो के 2 होगा, और के अगर 1 है तो जे 2 होगा, क्योंकि के एंड जे दोनों आपके सेम नहीं हो सकते हैं। सो डब्ल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 L1 I1 स्क्वायर प्लस 1/2 L2 I2 स्क्वायर प्लस 1/2 M12 I1 I2 प्लस हाफ M21 I2 I1। सो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो चाहे W लिखो या U लिखो, सो U इज इक्वल टू हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर प्लस हाफ M12 I1 I2 प्लस हाफ M21 I2 I1। सिंस M12 इज इक्वल टू M21 और इसको हम M मान लेते हैं, सो M12 इज इक्वल टू M21 इक्वल टू M, तो ये भी हमारा M हो जाएगा, ये भी M हो गया। सो हाफ M I1 I2 प्लस हाफ M I2 I1, तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा M I1 I2। सो U इज इक्वल टू हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर प्लस M I1 I2। Since the magnetic flux linked with kth circuit, चूंकि केवे परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस, तो हमने फ्लक्स की डेफिनेशन से ले लिया है। तो फ्लक्स की परिभाषा से फाई होता है बी डॉट डी एस, सो फाई के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के बी डॉट डी एस, बट बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, और ये जो ए है दिस इज वेक्टर पोटेंशियल, सदिश विभव ए है। तो अगर ए हमारा वेक्टर पोटेंशियल, ये सदिश विभव है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है या चुंबकीय प्रेरण होता है डेल क्रॉस ए। तो बी की जगह हमने डेल क्रॉस ए रख दिया है, सो फाई के इज इक्वल टू
सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस ए डॉट ds बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। अब अगर हम स्टोक्स थ्योरम का प्रयोग करें तो हम सरफेस इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। तो पृष्ठ समाकलन को हम रेखीय समाकलन में परिवर्तित करते हैं। सो फाई क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन ए डॉट dl। अब क्योंकि केज सर्किट की बात हो रही है तो केवा परिपथ है, इसलिए हमने सबस्क्रिप्ट यहां पर के लगाई है। सो फाई इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ए डॉट dl, बट w इज इक्वल टू हाफ सिग्मा के आई के फाई के, ये हमने निकाला था। तो फाई के की जगह हम ये रख देते हैं। सो w आ जाएगा 1/2 सिग्मा के आई के लाइन इंटीग्रेशन ए डॉट dl। नाउ फॉर कंटिन्यूस सर्किट, तो यदि परिपथ हमारा डिस्क्रीट नहीं हो, परिपथ विविक्त नहीं हो, कंटिन्यूस हो या सतत हो, तो अगर सर्किट कंटिन्यूस है तो हम क्या करते हैं, जो समेशन है इस समेशन को हम इंटीग्रेशन से चेंज करेंगे। सो सिग्मा के इंटीग्रेशन के इस पूरे को हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन लिख देते हैं और आई के dl के को हम जे dv कर देते हैं। तो इसको तो हम जे dv रखें और इसको हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन लिखें। तो u हमारा चेंज हो जाएगा हाफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन a डॉट जे dv। So this will be the magnetic energy stored in a series of inductors for continuous circuit. Now J is equal to del cross H, तो इस J को हम del cross H से रिप्लेस कर देते हैं। So U is equal to half वॉल्यूम इंटीग्रेशन A डॉट डेल क्रॉस H dV। So from vector identity, divergence of A cross B is equal to B dot curl A minus A dot curl B। So डेल डॉट A cross B हमारा होता है B डॉट डेल क्रॉस A माइनस A डॉट डेल क्रॉस B। अब यहां से हम अगर A डॉट डेल क्रॉस B की वैल्यू निकालें तो वो हमको मिलेगी B डॉट डेल क्रॉस A माइनस डेल डॉट A क्रॉस B। सो A डॉट डेल क्रॉस B की हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। U हमारे पास में ये था, तो A की जगह A एंड B की जगह यहां पर H है। तो जहां जहां B दिख रहा है वहां पर हम H पुट कर देंगे। तो U की वैल्यू अगर हम ये वेक्टर आइडेंटिटी यूज करें तो क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन H डॉट डेल क्रॉस A माइनस डेल डॉट A क्रॉस H dV। नाउ इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो एक आएगा हाफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन H डॉट डेल क्रॉस A dV और दूसरा आ जाएगा हाफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट A क्रॉस H dV। सिंस B इक्वल टू डेल क्रॉस A, तो इस डेल क्रॉस A को हम B पुट करेंगे एंड डाइवर्जेंस थ्योरम से इस वॉल्यूम इंटीग्रेशन को हम सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। तो डाइवर्जेंस प्रमेय से
आयतन समाकलन को हम पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित करते हैं। फिर आ जाएगा u इज इक्वल टू हाफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन h डॉट b dv माइनस हाफ सरफेस इंटीग्रेशन a क्रॉस h डॉट ds। Since h is inversely proportional to r square and a is inversely proportional to r, तो h का मान r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है तथा a का मान r के व्युत्क्रमानुपाती है। So the surface integral become 0 at large distance। इसलिए अत्यंत अधिक दूरी पर पृष्ठ समाकलन का मान 0 होगा। तो हमारे पास में u की ये जो वैल्यू थी, इसमें ये वाला पोर्शन हम 0 कर देते हैं, तो u का केवल ये पोर्शन बचेगा। सो u इज इक्वल टू हाफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन h डॉट b dv। If the magnetic energy is distributed uniformly through the space, यदि चुंबकीय ऊर्जा सभी भाग में एक समान रूप से वितरित हो, then magnetic energy density, तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U अपॉन V, क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मीन्स मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन की चुंबकीय ऊर्जा घनत्व होगी। सो स्मॉल u आ जाएगा कैपिटल U डिवाइडेड बाय V। तो ये जो इक्वेशन है इसमें हम v से डिवाइड कर देते हैं। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो h डॉट b और ये इंटीग्रेशन dv हमारा v हो जाएगा, तो v से v कैंसिल हो जाएगा। इट मींस एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ h डॉट b। For any material B इक्वल टू म्यू एच, किसी भी पदार्थ के लिए B इक्वल टू म्यू एच होता है। यहां पर बोल्ड का मतलब वेक्टर है, तो अगर हमको U की वैल्यू H की टर्म्स में निकालनी है तो B की जगह आप म्यू एच रखोगे, और अगर U की वैल्यू B की टर्म्स में निकालना है तो इस h को हम b बाई म्यू रखेंगे। सो u इज इक्वल टू हाफ h, इस b को हम म्यू h रखते हैं, सो म्यू हमारा कांस्टेंट एंड a डॉट a होता है a स्क्वायर। सो u आ जाएगा हाफ म्यू h स्क्वायर। सो u इज इक्वल टू हाफ म्यू h स्क्वायर। और अगर वैल्यू हम b की टर्म्स में निकालें तो इस h को हम b बाई म्यू रखेंगे। सो u इज इक्वल टू हाफ b बाई म्यू इंटू म्यू, सो b डॉट b हो जाएगा b स्क्वायर। सो u इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस म्यू। सो एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला हमारे पास में ये आ गया है एंड दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में ये आ गया है। अब अगर इन दोनों को हम एक साथ में लिखें तो क्या आएगा, u इज इक्वल टू हाफ म्यू एच स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस म्यू। सो ये एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू हमको
H एंड B की टर्म्स में मिल जाएगी। सो यहां पर हम हमारा ये लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सीरीज ऑफ इंडक्टर के बारे में स्टडी की है। सो गुड बाय।